द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशंस की दुनिया में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पे गौर करने वाले हैं। सोचिए, एक बड़ी ई कॉमर्स साइट है जहां लाखों ऑर्डर्स आ रहे हैं। पेमेंट के लिए एक सर्विस, इन्वेंट्री के लिए दूसरी, शिपिंग के लिए तीसरी और नोटिफिकेशन के लिए चौथी। सब छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज। एग्जैक्टली। तो सवाल ये है कि ये सब आपस में मिलके एक ऑर्डर को सक्सेसफुली प्रोसेस कैसे करती हैं? कौन किसे बताता है कि अब तुम्हारी बारी है? ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का एक क्लासिक चैलेंज है। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एक आर्टिकल ने हमें इस पर सोचने पर मजबूर किया और आज हमारा मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिना किसी सेंट्रल बॉस के परफेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो है ऑर्केस्ट्रेटर पैटर्न। ऑर्केस्ट्रेटर, नाम से तो लग रहा है जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हो। बिल्कुल सही समझे। इसमें एक सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेटर होता है। जैसे कंडक्टर हर म्यूजिशियन को बताता है कि कब क्या बजाना है। अच्छा। उसी तरह ऑर्केस्ट्रेटर को एक रिक्वेस्ट मिलता है और वो तय करता है कि पहले सर्विस ए को कॉल करना है, फिर उसके रिजल्ट के आधार पर सर्विस बी को, एंड सो ऑन। मतलब एक सेंट्रल ब्रेन जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये सुनने में तो काफी सिंपल और लॉजिकल लगता है। हाँ, सिंप्लिसिटी और ट्रेसेबिलिटी इसके सबसे बड़े फायदे हैं। मतलब वर्कफ्लो को समझना और डीबग करना भी आसान होगा। अगर कुछ फेल होता है तो हमें पता है कि कहाँ जाकर देखना है। ऑर्केस्ट्रेटर में बिल्कुल। ऑर्केस्ट्रेटर को ट्रांजैक्शन की करंट स्टेट का हमेशा पता होता है, लेकिन यहीं पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी छिपी है। वो क्या है? वो कंडक्टर ही सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। अगर ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस क्रैश हो गई तो पूरा बिजनेस प्रोसेस रुक जाएगा। ओहो। और हेवी लोड के समय, जैसे किसी सेल वाले दिन? तब यही सेंट्रल सर्विस एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक भी बन सकती है और पूरे सिस्टम को स्लो डाउन कर सकती है। ठीक है, तो मतलब कंडक्टर ही एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कंडक्टर को ही हटा दें? एक तरह से हाँ। लेकिन फिर तो केओस मच जाएगा। हर कोई अपनी मर्जी से अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगेगा। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। और यहीं पर दूसरा और ज्यादा मॉडर्न अप्रोच आता है, कोरियोग्राफी पैटर्न। कोरियोग्राफी? हाँ, यहाँ एनालॉजी ऑर्केस्ट्रा की नहीं बल्कि एक डांस ट्रूप की है। एक प्रोफेशनल डांस ट्रूप में हर डांसर को पता होता है कि म्यूजिक के किस बीट पर उसे अपना मूव करना है। और उसके मूव के बाद किसका टर्न है? उन्हें कोई कंडक्टर नहीं बताता। एग्जैक्टली। वे म्यूजिक सुनते हैं और रिएक्ट करते हैं। वाह, ये तो एक फैसिनेटिंग आइडिया है। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के केस में ये म्यूजिक क्या है? वो किस चीज को सुनकर रिएक्ट करती है? वो म्यूजिक है इवेंट्स, जो एक सेंट्रल मैसेज ब्रोकर के थ्रू ब्रॉडकास्ट होते हैं। मैसेज ब्रोकर। इसे पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल की तरह सोचिए। जब क्लाइंट एक ऑर्डर प्लेस करता है तो एक ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट पब्लिश होता है। और सिस्टम में जितनी में सर्विसेज हैं वो सब इस इवेंट को सुन रही हैं। हाँ, पेमेंट सर्विस सुनती है और कहती है, अरे ऑर्डर प्लेस हुआ है, मेरा काम पेमेंट प्रोसेस करना है। इन्वेंट्री सर्विस कहती है, मुझे इन्वेंट्री चेक करनी है। हर सर्विस इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करती है। तो हर सर्विस एक तरह से गॉसिप सुन रही है और जब उसके मतलब की बात होती है तो एक्शन लेती है। हाँ, कह सकते हैं। पर एक मिनट, ये मैसेज ब्रोकर क्या होता है? क्या ये एक तरह का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है जहां सब अपनी चिट्ठियां भेजते और उठाते हैं? बिल्कुल सही एनालॉजी है। मैसेज ब्रोकर एक सेंट्रल पोस्ट ऑफिस ही है। सर्विसेज एक दूसरे को डायरेक्ट कॉल नहीं करती। अच्छा। वो बस अपने हिस्से का काम पूरा करके एक मैसेज इस पोस्ट ऑफिस में डाल देती हैं, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल या इन्वेंट्री रिजर्व्ड। फिर जिस सर्विस को उस मैसेज की जरूरत होती है वो उसे वहां से उठा लेती है। तो वो लूजली कपल्ड रहती हैं। उन्हें एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। ये सुनने में बहुत फ्लेक्सिबल लगता है। इसका मतलब अगर कल को हमें एक नई नोटिफिकेशन सर्विस जोड़नी है तो हमें बस उसे ये सिखाना होगा कि ऑर्डर शिप्ड इवेंट को कैसे सुनना है। और पुराने सिस्टम में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सर्वलेस आर्किटेक्चर्स के लिए भी एकदम परफेक्ट लगता है ना, जहाँ छोटे छोटे इवेंट ड्रिवन फंक्शंस होते हैं। बिल्कुल। स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसके सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट्स हैं। आप सर्विसेज को इजीली ऐड, रिमूव या अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, बिना कंडक्टर के केओस का डर तो रहता ही है। डिसेंट्रलाइजेशन की अपनी कीमत होती है। हाँ, अब जरा मुश्किलों की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं? ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए ऑर्डर प्रोसेस में पेमेंट तो हो गया, लेकिन इन्वेंट्री सर्विस फेल हो गई। अब क्या होगा? पैसे कट गए पर आइटम रिजर्व नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और यहीं पर कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है। एक मिनट, ये कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन क्या है?
क्या इसका मतलब है कि हर एक्शन का एक अंडू एक्शन भी बनाना पड़ता है? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर आपने फ्लाइट बुक की और होटल बुकिंग फेल हो गई तो कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन फ्लाइट बुकिंग को कैंसिल कर देगा। तो कोरियोग्राफी में हर सर्विस को अपने किए हुए काम को पलटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसे पेमेंट सर्विस को रिफंड पेमेंट का लॉजिक लिखना पड़ेगा। हाँ, और इसे इम्प्लीमेंट करना काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। समझ गया। और वर्कफ्लो को ट्रैक करना भी तो मुश्किल हो जाता होगा। ऑर्केस्ट्रेटर में तो एक ही जगह पे लॉग देख के पता चल जाता है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग एक बड़ी चुनौती बन जाती है। मतलब हर सर्विस के लॉग में जाके ढूंढना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ हुई। और जैसे जैसे सर्विसेज का नंबर बढ़ता है वर्कफ्लो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सर्विस ने किस इवेंट पर रिएक्ट किया। खासतौर पे सीक्वेंशियल वर्कफ्लोज में, जहां सर्विस डी तभी शुरू हो सकती है जब सर्विस बी और सी दोनों अपना काम खत्म कर लें। उसे कोऑर्डिनेट करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये थ्योरी में तो सब बहुत पावरफुल लग रहा है, पर सोर्स में जो ड्रोन डिलीवरी वाला उदाहरण था उससे शायद हमें अब बेटर पिक्चर मिल पाएगी। वो क्या था? हाँ, वो उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इमेजिन अ ड्रोन डिलीवरी सिस्टम। एक क्लाइंट पैकेज शिप करने का रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। माइक्रो सर्विसेज काम कर रही हैं, पैकेज सर्विस, ड्रोन स्केड्यूलर सर्विस और डिलीवरी सर्विस। और ये तीनों आपस में सीधे बात नहीं करती, बल्कि अजूर सर्विस बस जैसे मैसेज बस का इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है रिक्वेस्ट आने से लेकर डिलीवरी शुरू होने तक? सबसे पहले एक इंजेस्शन सर्विस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक शिपिंग रिक्वेस्ट रिसीव्ड मैसेज में कन्वर्ट करके मैसेज बस पर पब्लिश करती है। और पैकेज सर्विस और ड्रोन स्केड्यूलर सर्विस दोनों इस मैसेज को सुनती हैं। हाँ, और अपने अपना काम शुरू कर देते हैं। पैकेज सर्विस एक पैकेज आईडी जनरेट करती है और ड्रोन स्केड्यूलर एक ड्रोन फाइंड करती है। यहाँ एक सवाल है, डिलीवरी सर्विस को तो दोनों चीजें चाहिए, पैकेज आईडी भी और ड्रोन आईडी भी, तभी वो डिलीवरी शुरू कर सकती है। अगर ड्रोन पहले स्केड्यूल हो गया और पैकेज की डिटेल्स अभी तक नहीं आई तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर सेशन अवेयर क्यू जैसी टेक्नोलॉजीज काम आती हैं। सेशन अवेयर क्यू? हाँ, जब पैकेज सर्विस और ड्रोन स्केड्यूलर सर्विस अपना काम पूरा करती हैं तो वे सक्सेस मैसेज एक खास क्यू में भेजती हैं और दोनों एक ही सेशन आईडी का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, तो वो आईडी ओरिजिनल डिलीवरी रिक्वेस्ट से जुड़ा होता है। सही, और ये सेशन आईडी इंश्योर करता है कि एक डिलीवरी से जुड़े सारे मैसेजेस एक साथ सही ऑर्डर में प्रोसेस हों। तो डिलीवरी सर्विस इंतजार करती है जब तक उसे उस सेशन आईडी के दोनों मैसेजेस नहीं मिल जाते, पैकेज रेडी और ड्रोन शेड्यूल्ड। और जैसे ही दोनों मिलते हैं वो डिलीवरी प्रोसेस शुरू कर देती है। वाओ, ये तो काफी क्लेवर सॉल्यूशन है। रेस कंडीशंस हैंडल हो जाती हैं। अब फेलियर की बात करते हैं। मान लीजिए ड्रोन स्केड्यूलर सर्विस को कोई अवेलेबल ड्रोन ही नहीं मिला और वो फेल हो गई। हाँ, पैकेज तो रेडी है पर उसे लेने कोई नहीं आ रहा। अब क्या होगा? ऐसे केसेस के लिए मैसेज ब्रोकर्स में डेड लेटर क्यू या DLQ का कॉन्सेप्ट होता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। मतलब? अगर कोई मैसेज बार बार प्रोसेस होने में फेल हो रहा है तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली DLQ में मूव कर देता है ताकि वो पूरे सिस्टम को ब्लॉक ना करे। और फिर उस DLQ का क्या होता है? उसको मॉनिटर करने के लिए एक अलग प्रोसेस हो सकता है। वो देखेगा कि ड्रोन शेड्यूल नहीं हो पाया और फिर कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन ट्रिगर करेगा। जैसे? पैकेज सर्विस को मैसेज भेजेगा कि इस पैकेज को अनरेडी मार्क कर दो, और कस्टमर को नोटिफिकेशन भी भेजेगा कि सॉरी, योर डिलीवरी इज डिलेड। तो इसका मतलब ये है कि असली ट्रेड ऑफ इस बात पर है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी को कहाँ रखना चाहते हैं। बिल्कुल। ऑर्केस्ट्रेटर में कॉम्प्लेक्सिटी एक जगह केंद्रित होती है जिसे समझना और डिबग करना आसान है, लेकिन वो बॉटलनेक बन सकता है। और कोरियोग्राफी में कॉम्प्लेक्सिटी पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो आपको स्पीड और ऑटोनॉमी देती है, लेकिन सिस्टम को एज अ होल समझना और ट्रबल शूट करना मुश्किल हो जाता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समराइज किया है। ये एक आर्किटेक्चरल डिसीजन है जिसका बिजनेस पर सीधा असर पड़ता है। तो ये उन सिनेरियोज के लिए बेहतरीन है जहां ऑपरेशंस इंडिपेंडेंट है, जिन्हें हम फायर एंड फॉरगेट कह सकते हैं। बिल्कुल, कंपोनेंट को एक टास्क दिया और भरोसा है कि वो अपना काम करके दूसरों को नोटिफाई कर देगा। हमें उसे एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सही, और यहाँ एक और फैसिनेटिंग सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचने के लिए हम अपने लिसनर्स को छोड़ सकते हैं। अच्छा।
हमने वर्कफ्लो मैनेज करना तो सीख लिया, लेकिन इन सभी इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डेटा की कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज की जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर एक ट्रांजैक्शन जिसमें 5 सर्विसेज इन्वॉल्व्ड हैं, 3 सर्विसेज के बाद फेल हो जाए, तो सिस्टम का डेटा एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जाएगा। सही बात है। इस समस्या को हल करने के लिए सागा जैसे पैटर्न्स का उपयोग किया जाता है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस या तो पूरी तरह से कंप्लीट हों या फिर फेल होने पर पूरी तरह से रोल बैक हो जाए, पर वो एक अलग चर्चा का विषय है। बिल्कुल, वो फिर कभी। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।